सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11 फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कंपटीशंस और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कॉमन सिस्टम। मतलब अभी तक जो कंक्लूजन हमने जो एलिमेंटल अप्रोच ये सब से जो भी सेंटर ऑफ मास निकाला उसका ओवरऑल कंक्लूजन देने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो कर पाए। तो चलिए बढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कॉमन सिस्टम। कुछ कॉमन सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास, जैसे पहले हम बात करेंगे 2 पॉइंट मासेस, रेक्टेंगुलर प्लेट और ट्रायंगुलर प्लेट। तो 2 पॉइंट मासेस में हमने देखा था m1 m2 मास l डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो सेंटर ऑफ मास किस साइड लाई करेगा? जिस साइड हैवी मास होगा। सपोज फॉर द टाइम बीइंग मैं m1 मास हैवी मान लेता हूं, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इस सिस्टम का कहीं यहाँ लाई करेगा, मतलब पूरा m1 प्लस m2 मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इसका डिस्टेंस कैसे लिखा था? m1 से डिस्टेंस निकालना है तो m2 का मास इंटू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस क्या लिखूंगा m2। वैसे ही अगर मुझे इस m2 से डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? m1 का मास इंटू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बस 2 मासेस के लिए, 3 मास के लिए नहीं। चलिए सिमिलर वे में आते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका लेंथ है ब्रेथ भी, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या बोल सकता हूँ? ये डिस्टेंस तो हो गया b/2 और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया? l/2। मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम क्या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का? अगर ओरिजिन हमने यहाँ चूज किया है तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया आपका b/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया इसका l/2। वैसे अगर ट्रायंगुलर प्लेट में आता हूँ, ओरिजिन मैंने यहाँ चूज किया और ये हाइट ऑफ है ना ट्रायंगुलर प्लेट आपका h है। जरूर नहीं इक्विलैटरल हो, कुछ भी हो सकता है, ये ट्रायंगल पर ये हाइट h है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंट्रॉइड पे। सेंटर ऑफ मास है ना जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हम क्या बोल रहे हैं? विच इज सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आप क्या जानते हैं? क्या रेशियो होता है? 2:1। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1:1/3 ऑफ h। दैट इज ये हो गया 0,h/3। अगर मैंने फॉर सिमेट्री ना, ये मुझे पता चल गया कि जितना मास राइट है नहीं मास लेफ्ट है, तो ये तो हो गया कि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा, और कितना पे लाई करेगा? 0,h/3 पे। तो ये है आपका कुछ सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक आप स्क्रीन कुछ और सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास बताने जा रहे हैं, जैसे रिंग, डिस्क, सेमीसर्कुलर रिंग एंड सेमीसर्कुलर डिस्क। तो रिंग तो क्या हो गया? अंदर से हॉलो, और डिस्क क्या है? पूरा का पूरा अंदर से सॉलिड। मतलब यहाँ मास इसके सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे मास उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी डिफाइंड होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे। अभी हमने देखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे यूनिफॉर्म है, तो मतलब अगर ये हम बात करें यूनिफॉर्म मास है तो इसका ओरिजिन पे ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे आते हैं एक रिंग और एक डिस्क। तो पूरा का पूरा इसका जो मास होगा, रिंग के केस में हमने क्या देखा था? 0.5r से थोड़ा सा क्या होगा? ऊपर होगा। तो 2r/π और 4r/3π में 2/π 0.67, तो इसीलिए ये वाला रिजल्ट होगा आपका फॉर सेमीसर्कुलर रिंग। ये हो गया फॉर सेमीसर्कुलर रिंग 0.5r से थोड़ा ऊपर। और वैसे डिस्क की बात करूं तो डिस्क में आता है 4r/3π, क्योंकि 4 लगभग 9, लगभग आपका कितना हो जाता है? 0.4 समथिंग। तो 0.4 मतलब 0.5r से नीचे, क्योंकि नीचे मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ऊपर मास कम है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तुम्हारा 0.5r से थोड़ा नीचे शिफ्टेड होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ? 0, मेरा क्या आया? 4r डिवाइडेड बाय क्या बन गया? 3/3π। तो ये है आपका रिंग, डिस्क, सेमीसर्कुलर रिंग और सेमीसर्कुलर डिस्क का। मतलब ऐसे देखोगे, अगर डिस्क की बात करें तो डिस्क कैसी बॉडी है? सॉलिड। और रिंग की बात करें सेमीसर्कुलर रिंग, तो रिंग अंदर से क्या है? हॉलो।
मतलब यहाँ देखने में समझ आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से ज्यादा दूर किसका है, हॉलो का। मतलब सेंटर ऑफ मास हॉलो का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। याद रखने का तरीका, तो ये है आपका रिंग डिस्क, सेमीसर्कुलर रिंग और सेमीसर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास के बारे में यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से खाली, 3 डायमेंशनली ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसे शेल भी कहते हैं। और अंदर से सॉलिड स्फीयर, ये पूरा का पूरा अंदर से फिल्ड है। तो इन केस ऑफ, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, दैट इज ओरिजिन 0,0। नेक्स्ट आते हैं, अगर यही शेल है ना, यही जो शेल है ये आधा हो जाए, हेमिस्फेरिकल शेल, या ये जो स्फीयर है ये आपका आधा हो जाए, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो अभी हमने देखा था हॉलो का सेंटर ऑफ मास सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा। मतलब हम बोलेंगे 2 रिजल्ट है मेरे पास, एक है r/2 और एक है 3r/8। और ये पता है सिमेट्री से सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही कहीं लाई करेगा। अब ये कहां पे लाई करेगा ये हमें देखना है। तो 3/8 लगभग क्या होता है 0.4 और ये 1/2 कितना है 0.5। मतलब सेंटर ऑफ मास ज्यादा दूर पे कौन होगा, आपका 0.5r वाला। मतलब हॉलो का हो जाता है 0,r/2। इसको डिराइव कर सकते हैं पर वो सिलेबस में नहीं है हमारा। और सॉलिड का क्या होगा, थोड़ा कम होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे होगा, दैट इज 0, मैं लिख सकता हूं 3r/8 करते हुए। तो ये है आपका हेमिस्फीयर, सॉलिड या हॉलो, एंड स्फीयर, सॉलिड या हॉलो का सेंटर ऑफ मास के बारे में एटलीस्ट आपको वो याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीन, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर कोन हॉलो और सेंटर ऑफ मास सर्कुलर कोन सॉलिड। अभी हमने देखा था कि हॉलो और सॉलिड में हॉलो का ज्यादा होता है, तो 2 रिजल्ट है, एक तो सेंट्रोइड हो गया h/3, अगर ये हाइट h है तो ये तो पता है y एक्सिस पे लाई करेगा, और एक h/4 तो हॉलो का ज्यादा, मतलब ये आपका 0.3 या आपका 0.25। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका आपका हो गया 0,h/3 और सॉलिड का आपका 0, क्या बन जाएगा h बाय क्या लिख सकते हैं 4। ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन 7 है, यूनिफॉर्म thin rod is bent in the form of closed loop ABCDEFA. Find y coordinate of COM of system. मतलब एक रॉड को मैंने लेट से ऐसे है ना बेंड करके कुछ ऐसा शेप दिया है ना, ये आपका लूप जो है, इस लूप का y कोऑर्डिनेट पता करना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा सीधा 0। क्यों 0 होगा देखते हैं। तो इसका अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलूं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या दिख रही है, y एक्सिस, क्योंकि इसका जितना राइट साइड मास है उतना ही इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड मास है। मतलब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई। तो इसीलिए y एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। और y एक्सिस पे भी कहां पे देखिए, अगर ये ओरिजिन के अबाउट बात करें x एक्सिस के अबाउट, तो ऊपर मास बस कम है और नीचे मास ज्यादा है, देयरफॉर पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास कहीं नीचे की तरफ होगा, मतलब माइनस y एक्सिस में आएगा। तो यही सेंटर ऑफ मास का मुझे y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो पहला चीज मैं क्या बोलूंगा कि क्योंकि यहाँ पे एक रॉड को बेंड किया गया है, मतलब यहाँ पे कौन सी मास डेंसिटी डिफाइंड है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। ऊपर एक सेमीसर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, और नीचे दूसरी रिंग है जिसका रेडियस कितना है 2r। और ये जो रॉड D से E खाली नहीं है, D से E इस रॉड को बेंड किया गया है, तो यहाँ से D से E एक रॉड है ना, और ये A से B भी एक रॉड है, और इस रॉड का लेंथ कितना है देखिए, ये 2r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r। अब हम बात करने जा रहे हैं इनमें सबसे पहले इन सभी मासेस को रिप्लेस करके इनके सेंटर ऑफ मास पे वो मास कॉन्सेंट्रेट कराया जाए। तो मैं बोल रहा हूं इसका रॉड का लेंथ कितना है r, क्योंकि ये 2r ये r, तो ये लेंथ r हो गया। अब लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी है, तो पूरा का पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, दैट इज लैम्डा r x एक्सिस पे है इसका लैम्डा r मास, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जो भी लेट से 1 मीटर में अगर आपका लैम्डा मास है तो r मीटर में
लेंथ एल है, तो यहाँ पे आर मीटर में कितना मास हो जाएगा आपका, लैम्डा आर मास हो जाएगा। और ये लैम्डा आर मास किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा इसकी बात करूं तो इस r के बीचों बीच r/2, ये r/2, ये r, तो ये डिस्टेंस हो गया 3r/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरा, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 3r/2, 0। सिमिलर वे में आते हैं यहाँ पे a से b वाले पार्ट की बात करूं तो फिर से ये आपका r, ये 2r, तो ये r आया। इस R में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। यूनिफॉर्म रॉड बोला है हमने, यूनिफॉर्म थिन रॉड मतलब पर यूनिट मास सेम है, तो यहाँ पे लैम्डा आर मास। अब ये कितना डिस्टेंस पे है, ये 2r, ये r, तो ये r हो गया, और ये r/2 ना, ये सेंटर ऑफ मास इसके r/2 और ये r, तो r प्लस r/2 कितना आया, 3r/2। तो माइनस एक्स एक्सिस पे मतलब दिस इज माइनस 3r/2, कॉमा क्या बोल सकता हूँ, 0। फिर ये जो सेमी सर्कुलर रिंग में कितना मास होगा, 1 मीटर में लैम्डा मास है, तो r मीटर में कितना मास है, लैम्डा इंटू यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस कितना है, पाई आर, तो लैम्डा इंटू पाई आर मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, लैम्डा इंटू पाई आर मास जो होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो लैम्डा इंटू पाई आर मास इसका सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास हम कितना पढ़े हैं, 2r डिवाइडेड बाई क्या लिखा गया, पाई। ये तो प्लस हो गया ऊपर की तरफ। वैसे इसमें इस नीचे वाले सेमी सर्कुलर रिंग में कितना मास होगा, पर यूनिट मास लैम्डा है, तो इसका सेमी सर्कमफ्रेंस पाई इंटू 2r दैट इज 2 पाई आर। इसमें कितना मास होगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर, जो मास है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है 0,2r बाई पाई, और इसका आर है 2r, तो 0,2 इंटू 2r दैट इज 4r बाई पाई। और क्योंकि ये माइनस y एक्सिस में है तो आगे क्या लगा दे, माइनस। अब मुझे क्या आ गया, m1 आ गया, उसका y1 आ गया, m2 आ गया, उसका y2 आ गया, m3 आ गया, उसका y3 आ गया, और m4 आ गया, उसका y4 आ गया। तो मुझे इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, m1 y1 दैट इज लैम्डा r इंटू 0 प्लस m2 y2, तो लैम्डा इंटू पाई आर इंटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना आपका 2r डिवाइडेड बाई क्या लिखा गया है, पाई। फिर m3 y3, तो लैम्डा r इंटू 0, तो मेरा है प्लस लैम्डा r इंटू 0, और फिर m4 y4, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर है ना, और इंटू क्या बन गया मेरा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू इसका y कोऑर्डिनेट है माइनस 4r बाई पाई, तो ये है माइनस 4r डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई नीचे इन सभी मासेस का सम, दैट इज क्या बन गया, दिस इज लैम्डा आर, दिस इज लैम्डा इंटू पाई आर, दिस इज लैम्डा इंटू आर, और फिर आपका लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। अब क्या कर रहा हूं, लैम्डा इंटू आर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हटा दे रहा हूं, लैम्डा आर हटा दिया जाए, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो लैम्डा आर हट गया, यहाँ क्या बचा आपका 2r बचा ना। वैसे ही यहाँ पे भी आपका पाई से पाई हट गया, लैम्डा आर हट गया, तो माइनस क्या बचा, 8r बचा डिवाइडेड बाय लैम्डा आर हट गया, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा आर, तो 1 प्लस 1 क्या आया 2, यहाँ से लैम्डा आर और यहाँ से लैम्डा आर हट गया, तो यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई आया 3 पाई, तो ऊपर मेरा बन गया इज इक्वल टू -6r, और डिनोमिनेटर में मेरा बन गया 2 प्लस 3 पाई। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास है ना आपका y एक्सिस में, वो भी माइनस y एक्सिस में होगा, जिस रिजल्ट को हमने सिमेट्री से भी देख के बताया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अभी हमने देखा था सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, जो सिस्टम का मास कहलाता। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर डिफरेंशिएट करें दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी मेरा लिखा हुआ है RCM इज इक्वल टू, ये क्या बन के आएगा, m1 तो कांस्टेंट है बाहर हुआ, और ये बन गया dr1 बाय dt, फिर है m2 कांस्टेंट
ये बार आया, फिर बना आपका dr2 बाय क्या लिखा हुआ है dt एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ये लिखा हुआ है d बाई डी टी ऑफ हम क्या लिख सकते हैं आर एन करते हुए डिवाइडेड बाय मेरा क्या पढ़ना है सिस्टम का मास। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बन गया वेलोसिटी, और किसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। वैसे dr बाई डी टी हमारा क्या हो गया v1, फिर हम क्या लिख सकते हैं फिर m2 इंटू v2 एंड सो ऑन। Rn का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आपका mn इंटू drn बाई डी टी इज vn डिवाइडेड बाय सिस्टम का क्या बन गया है मेरा है ना मास करते हुए। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कुछ मासेस ये m1 मास v1 वेलोसिटी से, ये m2 मास सपोज v2 वेलोसिटी से, ये m3 मास हमारा v3 वेलोसिटी से, ऐसे करते करते कुछ n मासेस इस सिस्टम के हैं जो है ना जिनकी वेलोसिटी हमें दी है, स्पीड नहीं बस वेलोसिटी, डायरेक्शन भी मैटर करेगा i कैप j कैप लगाते हुए। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए एक एनालॉगी वे से हमारे पास फॉर्मूला कितना आया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन अप टू mn vn डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं m1 v1 ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक है ना m1 पार्टिकल का मोमेंटम। वैसे ही m2 v2 आपका क्या बन जाएगा इज इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम एंड सो ऑन mn vn ये क्या बन गया n पार्टिकल nth पार्टिकल का मोमेंटम और मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये चीज क्या बन के आया, ये चीज आ गया मेरा सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम करके। तो अगर सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकालना हो तो हम क्या करेंगे इन सभी मासेस का मोमेंटम का क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं दिस इज सिंपली समेशन ना, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं सिस्टम का मोमेंटम डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास। वो भी मुझे क्या देगा, वो भी मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ CUM के बारे में। अब सिमिलर वे में एक्सेलरेशन आएंगे, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, सिमिलर वे में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर से इसे डिफरेंशिएट कीजिए है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड्स। तो मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होने के कारण ये क्या बन गया m1 इंटू dv1 बाई dt प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ m2 इंटू ये बना हुआ है dv2 बाई dt एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं mn इंटू डी बाई डी टी और क्या लिखा हुआ है मेरा vn डिवाइडेड बाय सिस्टम का क्या बन गया मास। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ये तो मेरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, और किसका एक्सीलरेशन बन गया है सेंटर ऑफ मास का इज इक्वल टू यहाँ पे m1 इंटू दिस इज a1 प्लस ये है m2 इंटू a2 एंड सो ऑन ये बन गया mn इंटू an डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं पूरे सिस्टम का मास। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे अगर कुछ मासेस है m1 जिसका एक्सीलरेशन a1, दूसरा m2 मास जिसका एक्सीलरेशन a2, फिर nth मास जिसका एक्सीलरेशन an, तो इन सभी मासेस को रिप्लेस करके अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को स्टडी किया मतलब इस सिस्टम को स्टडी किया, तो उसका एक्सीलरेशन लिखने का तरीका क्या बन जाएगा m1a1 प्लस m2a2 अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एनालॉगी से। तो ये तीन रिजल्ट हमने है ना एनालॉगी से कंक्लूड कर सकते हैं इसे। तो ये है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब m1a1 को आप क्या लिख सकते हैं m1 इंटू a1 मास इंटू एक्सीलरेशन इज f1, वैसे m2 इंटू a2 इज f2 एंड सो ऑन अप टू fn डिवाइडेड बाय क्या बन गया है मेरा m। अब यहाँ पे ये चीज हो गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब नेट फोर्स में आपके दो फोर्सेस आते हैं, एक है इंटरनल फोर्सेस और एक है एक्सटर्नल फोर्सेस।
डिवाइडेड बाय मास। पर अगर मैं एक सिस्टम में बात करूं, ये मास इस पे जितना फोर्स इंटरनल फोर्स आगे लगाएगा उतना ही ये मास इस पे फोर्स पीछे लगाएगा। अगर ये सिस्टम की बात करें तो लेट्स से ये एफ फोर्स जितना आगे लगा रहा है उतना ही एफ फोर्स इस पे पीछे लगा रहा है, तो नेट इंटरनल फोर्सेस का सम तो हमेशा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये पार्ट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 0, क्योंकि सिस्टम में नेट फोर्स इंटरनल फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए। तो ये ऑलवेज आप क्या बोल सकते हो, 0 करके लिख सकते हो, ठीक है। दिस बिकम्स ऑलवेज 0। तो यहां से मेरा क्या बन के आया, यहां से रिजल्ट आया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं F external is equal to mass into acceleration of center of mass करते हुए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराना हो उसके लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस ही सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करा सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस हमेशा 0 हो जाते हैं, तो वो एक्सेलरेट कराने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल for acceleration of COM, responsible for acceleration of center of mass। जो आप F इक्वल टू ma बोलते हो उसमें F एक्सटर्नल फोर्स काउंट होता है, इंटरनल फोर्सेस नहीं। तो ये है हमारा कंक्लूजन मोशन ऑफ COM के बारे में, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वीडियो लेक्चर ऑन मोशन ऑफ COM और हमने कुछ कॉमन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया। होप आपको वीडियो पसंद आया जरूर से वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके इस चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।